हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉन्फ्रेंस। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का हम अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए किस देश ने सोशल बबल्स रणनीति अपनाई है। तो पहला ऑप्शन है इसका रूस, दूसरा ऑप्शन है इसका ब्राज़ील, तीसरा ऑप्शन है इसका कनाडा, चौथा ऑप्शन है इसका न्यूजीलैंड। तो हाल ही में न्यूजीलैंड ने क्या किया है, सोशल बबल्स नाम की रणनीति को अपनाया है कोविड-19 से निपटने के लिए। अब सोशल बबल्स आया है यहाँ पे, तो सोशल बबल्स क्या होता है, परिवार के जो सदस्य होते हैं, घर वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, जो अक्सर एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, इन्हीं के समूह को क्या कहा जाता है, सोशल बबल्स कहा जाता है। यदि इस समूह में कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति आता है तो उस पूरे समूह को ही क्या कर दिया जाता है, क्वारंटीन कर दिया जाता है, जिससे संक्रमण की दर को क्या किया जाता है, काफ़ी हद तक रोक लिया जाता है। तो न्यूजीलैंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूजीलैंड हाल ही में क्या कर लिया है, अपने आप को कोरोना मुक्त देश घोषित कर लिया है। तो न्यूजीलैंड की बात आई है, तो न्यूजीलैंड के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो न्यूजीलैंड जो है वो किस महाद्वीप में आता है, वो आता है ओशियानिया महाद्वीप में। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है, न्यूजीलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डेन है। आइए हम अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, हाल ही में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2020 में 25 से 150 किलोग्राम वजनी ड्रोन परिभाषित हैं। किस कैटेगरी में परिभाषित हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है लघु ड्रोन, दूसरा ऑप्शन है नैनो ड्रोन, तीसरा ऑप्शन है जो है मध्यम ड्रोन, और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, विशाल ड्रोन। तो जो 25 से 150 किलोग्राम के ड्रोन हैं उनको मध्यम ड्रोन में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2020 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें ड्रोन के उत्पादन, आयात व संचालन को विनियमित करने हेतु नियम बनाए गए हैं। इसमें ड्रोन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है नैनो ड्रोन, जो कि 250 ग्राम तक की कैटेगरी में है। दूसरा है सूक्ष्म ड्रोन, जो कि 250 ग्राम से 2 किलोग्राम की कैटेगरी में है। तीसरा है लघु ड्रोन, जो कि 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम की कैटेगरी में है। चौथा है मध्यम ड्रोन, जो कि 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम की कैटेगरी में है। और पांचवा है विशाल ड्रोन, जो कि 150 किलोग्राम कैटेगरी से अधिक में आता है। तो नागर विमानन मंत्रालय की बात आई है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो नागर विमानन मंत्रालय के प्रेजेंट टाइम पे मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी हैं। कौन है, हरदीप सिंह पुरी हैं। तो आइए हम अपना तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्र में वन भूमि विस्तार हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? पहला ऑप्शन है इसका नगर वन, दूसरा ऑप्शन है इसका वन्य शहर, तीसरा ऑप्शन है इसका शहरी वन, और चौथा ऑप्शन है इसका जंगल सिटी। तो हाल ही में जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्र में वन भूमि विस्तार के लिए नगर वन नाम की योजना का प्रारंभ किया गया है, जो कि 5 जून, जो कि पर्यावरण दिवस था उस दिन इस योजना की घोषणा की गई है। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है, इसके अंतर्गत 200 शहरों में नगर वनों को विकसित करने का कार्य किया जाएगा। और ये जो शहरी क्षेत्र की जो बंजर ज़मीन रहेगी उस पे ही इस नगर वन को क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। तो बात आई है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के प्रेजेंट टाइम पे मिनिस्टर कौन है, प्रकाश जावड़ेकर है। तो नगर वन के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा नगर वन शहर कौन सा है, रियो डी जेनेरियो है, ठीक। और भारत में अगर देखा जाए तो नगर वन शहर जो है पुणे में जो है स्मृति वन जो है वो एक तरह का नगर वन शहर का उदाहरण है। आइए हम अपना चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है,
हाल ही में देश का प्रथम राज्य जो आपदा राहत कर अधिरोपित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? कर्नाटक। दूसरा ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन क्या है? केरल। चौथा ऑप्शन क्या है? पंजाब। तो हाल ही में जो केरल राज्य है वो आपदा राहत उपकर अधिरोपित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो भी वस्तु जीएसटी के अंतर्गत 5% से अधिक की रहेंगी उन पे 1% का क्या लगाया जाएगा? अतिरिक्त आपदा शुल्क 2 वर्ष के लिए केरल सरकार क्या कर रही है? लगा रही है। केंद्र सरकार भी इस पे क्या कर रही है? विचार कर रही है इस आपदा शुल्क को लगाने का। तो जीएसटी की बात आई है तो जीएसटी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो जीएसटी जो है भारतीय संविधान में 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 जुलाई 2017 को लाया गया था और ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 279A के अंतर्गत आता है। और ये जो आपदा राहत उपकर है ये जीएसटी के जो संविधान है उसमें 279A(4)(f) के अंतर्गत आपदा उपकर लगाने का प्रावधान है। और जीएसटी की मुख्य स्लैब है, एक है 0% की स्लैब है, दूसरा है 5% की स्लैब है, तीसरा है 12% की स्लैब है, चौथा 18% की और पाँचवा जो है 28% की स्लैब है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो भी शराब वाली जो चीज़ें हैं उन शराब और पेट्रोल की जो है वस्तुएं होती हैं उनको जीएसटी से क्या किया गया है? उनको जीएसटी में नहीं रखा गया है क्योंकि उस पर कौन सा टैक्स लगता है? उस पर लगता है वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। आइए हम अपना 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में स्थित है? तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं इसका। केरल पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है असम। तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वो है असम में है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को क्या कर दिया गया है? हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को इस राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा की जिम्मेदारी को सौंपा गया है। तो और ये एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये भारत का एकमात्र ऐसा उद्यान है जिसमें जंगली घोड़ों को क्या किया गया है? संरक्षण प्रदान किया गया है। असम की बात आई है तो असम के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। असम के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? असम के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। और असम के प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल कौन है? असम के प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल है श्री जगदीश चंद्र मुखी। और असम के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि हाल ही में घटी है कि असम के जो बागजन तेल कुआं क्षेत्र है उसमें क्या हुआ है? उसमें आग लग गई है जो कि असम के तिनसुकिया ज़िले में आता है। आइए हम अपना 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो 6वां क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या की जाती है? जारी की जाती है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। और जो इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है अंशुला कांत। और बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए हैं जैसे आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? ये स्विट्जरलैंड जिनेवा में है।
और एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मैंडाल्यूयांग फिलीपींस में है। और थोड़ा मैं आपको ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के बारे में बता दूं। इसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था को 3.2% संकुचित हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और ये जो रिपोर्ट है हर एक साल 2 बार जारी की जाती है। आइए हम अपना 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? हाल ही में किस राज्य ने गोकसी 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया है? हाल ही में किस राज्य ने गोकसी पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने क्या किया है? गोकसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए सजा का प्रावधान किया है। तो थोड़ा उत्तर प्रदेश में बनने वाले गोकसी कानून के बारे में हम जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहले कानून बना था वो गोवध निवारण अधिनियम 1955 प्रदेश में 6 जनवरी 1956 को लागू हुआ था। वर्ष 1956 में इसकी नियमावली बन गई थी। वर्ष 1958, 1961, 1979 एवं 2002 में ये अधिनियम को क्या किया गया था? संशोधित किया गया था। नियमावली का वर्ष 1964 हुआ, 1979 में संशोधन हुआ, लेकिन अधिनियम में कुछ ऐसी क्या थी? शिथिलताएं थी, जिसके कारण उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अध्यादेश 2020 को लाया गया, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गोकसी करता है तो उसको 10 वर्ष की सज़ा या 5 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको ये और बताना चाहूँगा, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत, जो कि भाग किस में आता है? जो कि भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो गाय रहेंगी, जो बछड़े रहेंगे, जो अन्य दुधारू पशुओं की जो नस्लें रहती हैं, उनके बलि पर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया। बलि या उनकी गोकसी करने पर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आइए हम अपना 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? तो 8वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस समूह को सौर ऊर्जा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पहला ऑप्शन है इसका रिलायंस समूह, दूसरा ऑप्शन है इसका टाटा समूह, तीसरा ऑप्शन है इसका अडानी समूह, चौथा ऑप्शन है इसका महिंद्रा समूह। तो हाल ही में अडानी समूह को क्या किया गया है? सौर ऊर्जा पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, ये पुरस्कार देते कौन है? इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये पुरस्कार सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आती है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे मंत्री कौन है? इसके प्रेजेंट टाइम पे मंत्री हैं आर.के. सिंह हैं। तो अडानी ग्रुप के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। अडानी ग्रुप के जो संस्थापक है वो कौन है? वो गौतम अडानी हैं। और थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये सोलर पावर का जो पुरस्कार दिया गया है, इनको किस लिए दिया गया है? गौतम अडानी के को जो है ग्रीन एनर्जी के लिए और जो काफ़ी ज़्यादा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि गौतम अडानी के नेतृत्व वाली जो अडानी ग्रुप की ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, उसको दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाने का क्या मिला है? ठेका मिला है। कंपनी ने यह बोली 45,000 करोड़ रुपए में हासिल की थी। इस सौदे को हासिल करने के बाद कंपनी की बिजली उत्पादन में 8 गीगावाट का इजाफा होगा। इसके साथ ही कंपनी जो है देश में 2 गीगावाट क्षमता के सोलर पैनल और संबंधित उपकरणों का निर्माण भी करेगी। कंपनी का लक्ष्य क्या है? कंपनी का लक्ष्य यह है कि
2025 तक 25 गीगावाट नवीन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए कंपनी जो है 1,12,000 करोड़ रुपए का क्या करेगी, निवेश करेगी। तो इसी के साथ मैं ये आज का करंट अफेयर का वीडियो समाप्त करता हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा।